तो दोस्तों, इस चैनल पे ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स का आगे की वीडियो मेरे मेन चैनल सुनामी एक्सप्लेनर पर आएगी, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ ही कोलैब भी किया है। और हाँ, इस चैनल पे अब से बस सोल लैंड 2 की नॉवल एपिसोड आएगी। और हाँ, एक और बात, आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, ये बिल्कुल फ्री है। क्योंकि अगर फ्यूचर में चैनल से रिलेटिव कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आगे से वीडियो कहाँ आएगी। तो चलिए बिना किसी और बकवास के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियोस को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स नॉवल के पिछले एपिसोड में देखा था कि फाइनली किन्मो और ग्रैनी सी ने सेंट वुडकटर को ढूंढ किया था, जिसके बाद सेंट वुडकटर ने किन्मो की आई के अंदर मौजूद डेविल गॉड फूरिलुआ के डिवाइन आर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद सेंट वुडकटर और फूरिलुआ के बीच कुछ मैटर पर बातें चल रही थीं। तो अब आगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सेंट वुडकटर और फूरिलुआ के बीच चल रही बात अब एक डेंजरस मोड पर पहुंच चुकी थी। दोनों समझ रहे थे कि सामने वाला कोई आम एनिमी नहीं है। सेंट वुडकटर ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत पहले मर जाना चाहिए था, और वो खुद भी उन्हीं लोगों में से एक है। उसके हिसाब से वो और उसके साथी 20,000 साल पहले ही बैटलफील्ड में मर जाने चाहिए थे, लेकिन किस्मत और सर्कमस्टांसेस ने उन्हें अब तक जिंदा रखा हुआ है। इसके बाद सेंट वुडकटर ने सीधा फूरिलुआ की तरफ देखा और उसकी असली एम्बिशन को एक्सपोज कर दिया। उसने कहा कि जब फूरिलुआ ने सेलेस्टियल हेवेंस की आर्मी पर भरोसा करने के बजाय अपनी स्ट्रेंथ के दम पर सुप्रीम एम्परर हेवन पर अटैक किया था, तभी उसने समझ लिया था कि फूरिलुआ किसी के कंट्रोल में रहने वाला इंसान नहीं है। उसका गोल सिर्फ एक टेरिटरी जीतना नहीं था, वो सुप्रीम एम्परर हेवन को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करके फाउंडिंग एम्परर सेलेस्टियल हेवेंस तक पहुंचना चाहता था। उसकी एम्बिशन आसमान से भी बड़ी थी। फूरिलुआ हल्का सा मुस्कुराया। उसके लिए एम्बिशन कोई बुरी चीज नहीं थी। उसने शांत आवाज में जवाब दिया कि अगर किसी इंसान के पास एम्बिशन ही ना हो तो फिर उसमें और एक सूखी मछली में क्या डिफरेंस रह जाता है। हर पावरफुल एग्जिस्टेंस के पास कोई ना कोई ड्रीम होता है, और उसका ड्रीम भी कुछ अलग नहीं था। लेकिन सेंट वुडकटर ने तुरंत उसकी बात का जवाब दिया। उसने एक ऐसी बात कही जिसने माहौल को और भी हैवी बना दिया। उसने कहा कि अगर फूरिलुआ सच में फाउंडिंग एम्परर सेलेस्टियल हेवेंस पर कब्जा कर लेता है तो हो सकता है वही उसकी बर्बादी की शुरुआत हो। जब एक शिकारी अपना शिकार पकड़ लेता है तो उसके बाद उसके हंटिंग डॉग्स की जरूरत नहीं रहती। इसी तरह जब इटर्नल पीस और ग्रेट रूइंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तब सेलेस्टियल हेवेंस को डीमन रेस की भी जरूरत नहीं रहेगी, और जिस दिन उनकी जरूरत खत्म होगी उसी दिन उनका एग्जिस्टेंस भी खत्म कर दिया जाएगा। सेंट वुडकटर की बात सीधा फूरिलुआ के दिल पर लगी, लेकिन डीमन रेस का ये वाइस सेंट इतनी आसानी से हिलने वाला नहीं था। उसने अपना चेहरा घुमाकर शांत अंदाज में कहा कि सेंट्स हमेशा हार्ट अटैक करने में एक्सपर्ट होते हैं। बाहर से लगता है कि वो सामने वाले के भले की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वो उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। फूरिलुआ ने माना कि सेंट वुडकटर की लॉजिक गलत नहीं है, लेकिन उसके पास भी कोई चॉइस नहीं थी। उसे अपनी रेस के लिए सर्वाइवल का रास्ता ढूंढना ही था। उसने आगे कहा कि अगर फ्यूचर में सेलेस्टियल हेवेंस उसके खिलाफ हो भी जाए तो सबसे ज्यादा क्या होगा, वो झुक जाएगा और उनका डॉग बन जाएगा, और शायद सेलेस्टियल हेवेंस इतना नीचे नहीं गिरेगा कि एक ओबेडियन डॉग को भी मार दे। फूरिलुआ के एक चेहरे पर मुस्कान उभर आई। उसने सेंट वुडकटर को समझाने की कोशिश की कि दुनिया में सर्वाइव करने के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कभी कभी झुकना भी स्ट्रेंथ होती है। उसने पूछा कि अगर फ्लेक्सिबल बनने से जिंदगी बच सकती है तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। मगर सेंट वुडकटर की आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन जल रही थी। उसने सीधा जवाब दिया कि अगर वो डॉग बनना चाहता तो 20,000 साल पहले ही बन गया होता। अगर खड़े होकर जीना पॉसिबल है तो वो हमेशा खड़े होकर ही जीना पसंद करेगा। फूरिलुआ की नज़र थोड़ी सी हिल गई। उसने कहा कि अगर सब लोग मर गए तो सेंट वुडकटर भी आखिर में एक डेड डॉग की तरह पड़ा रहेगा। लेकिन सेंट वुडकटर मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में डर का नामो निशान नहीं था। उसने कहा कि उसे टुकड़ों में टूटने का भी डर नहीं है। जरूरत पड़ी तो वो और भी बुरी मौत मरने के लिए तैयार है, लेकिन एक बात पक्की है, वो कभी जमीन पर रेंगते हुए नहीं मरेगा। फिर उसने फूरिलुआ को एक इम्पॉर्टेंट जवाब दिया। उसने कहा कि डीमन रेस को इटर्नल पीस की कुछ टेरिटरी दी जा सकती है, लेकिन जैसे ही बात फाउंडिंग एम्परर की लैंड पर आई उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा कि जब तक वो लोग जिंदा हैं फाउंडिंग एम्परर की जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं दिया जाएगा। अगर कोई अपना पैर अंदर रखेगा तो उसका पैर काट दिया जाएगा, अगर कोई अपना सिर अंदर घुसाएगा तो उसका सिर काट दिया जाएगा, और अगर डीमन रेस ने फाउंडिंग एम्परर की लैंड में घुसने की हिम्मत की तो पूरी डीमन रेस को मिटा दिया जाएगा। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये एक ओथ जैसी डिक्लेरेशन थी। फूरिलुआ के तीनों चेहरे तुरंत सीरियस हो गए। अब उसे समझ आ गया था कि नेगोशिएशन का कोई फ्यूचर नहीं है। दोनों साइड्स अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी।
उसने ठंडी आवाज में कहा कि अगर बात यहीं खत्म होती है तो फिर पैक्ट ऑफ अर्थ काउंट पर साइन करना ही बेहतर होगा। दोनों ने अपने ब्रश उठाए और ओथ लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ये कोई सिंपल एग्रीमेंट नहीं था। दोनों इतने इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस थे कि एक भी लूप होल छोड़ना नहीं चाहते थे। एक दूसरे के डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हुए, हर लाइन को ध्यान से पढ़ा गया। जहां प्रॉब्लम दिखी उसे चेंज किया गया, फिर दोबारा एक्सचेंज हुआ, फिर चेक हुआ, फिर करेक्शन हुआ। ये प्रोसेस बार बार रिपीट हुआ। आखिर में दोनों एक फाइनल वर्जन पर अग्री हो गए। जब ओथ पढ़ने का समय आया तो माहौल ही बदल गया। फूरिलुओ ने डीमन लैंग्वेज में ओथ पढ़ना शुरू किया, सेंट वुडकटर ने गॉड लैंग्वेज में। दोनों की आवाजें एक साथ गूंज उठीं। डीमन लैंग्वेज और गॉड लैंग्वेज दोनों अपने अंदर एंशिएंट लॉज और प्रोफाउंड ट्रूथ्स को कैरी करती थीं। जैसे जैसे ओथ पढ़ा जा रहा था, दोनों लैंग्वेजेस एक दूसरे से टकरा रही थीं। ये सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, ये इनविजिबल बैटल थी। किन-मू दोनों लैंग्वेजेस समझता था। इसी वजह से जब उसने उन्हें सुना तो उसका माइंड धीरे धीरे एक स्पेशल स्टेट में एंटर कर गया, जैसे वो अनजाने में एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहा हो। तभी अचानक पूरा एरिया कांप उठा। जमीन हिलने लगी, माउंटेन ट्रेम्बल करने लगा। सैक्रिफिशियल ऑल्टर के ऊपर मौजूद सभी एक्सपर्ट्स ने तुरंत अपने पैर जमा लिए। नीचे ग्रैनी सी और ब्लैक टाइगर गॉड भी अलर्ट हो गए। उनके सामने खड़े 2 डीमन गॉड्स भी पूरी तरह डिफेंसिव पोजीशन में आ गए। सबको लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस जागने वाला है। इस बीच ग्रैनी सी की कल्टीवेशन दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ी वीक लग रही थी। तेज वाइब्रेशन के कारण वो कई कदम पीछे फिसल गई और इसी दौरान उनका एक एम्ब्रॉयडर्ड शू पैर से निकलकर दूर गिर गया। अब वो एक पैर में शू और एक पैर में नंगे पांव खड़ी थी। सामने खड़े डीमन गॉड की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत झुककर वो शू उठा लिया। फिर उसने ग्रैनी सी के सफेद और खूबसूरत पांव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसने शू को अपनी नाक के पास लाकर उसकी खुशबू तक सूंघ ली। ये देखकर ग्रैनी सी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए कहा कि शू वापस करो, लेकिन डीमन गॉड हंस पड़ा। उसने शू को अपनी चेस्ट में रख लिया और कहा कि उसे ये छोटी ब्यूटी पर तरस आ रहा है, इसलिए वो शू अब उसके पास रहेगा। ग्रैनी सी और भी गुस्सा हो गई। उन्होंने दूसरा शू भी निकालकर उसकी तरफ फेंक दिया। साथ ही कहा कि वो आखिर एक माइटी डीमन गॉड है, इतना शेमलेस कैसे हो सकता है। डीमन गॉड ने दूसरा शू भी पकड़ लिया। अब उसके पास पूरी पैर थी। वो जोर से हंसने लगा और बोला कि अब उसके पास कंप्लीट कलेक्शन आ गया है। उसने ग्रैनी सी की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत डेलिकेट और ब्यूटीफुल है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि उसकी कई ह्यूमन कॉन्क्यूबाइंस हैं, लेकिन अगर ग्रैनी सी उसकी बात मान ले तो वो उसे फर्स्ट वाइफ बना देगा और घर जाकर अपनी करंट वाइफ को खा भी जाएगा। ग्रैनी सी ने उसकी बात सुनकर एक खतरनाक मुस्कान दी। उन्होंने मजाक के अंदाज में जवाब दिया कि अगर वो अपनी करंट वाइफ को खा सकता है तो फ्यूचर में जब वो खुद ओल्ड हो जाएंगी तब उन्हें भी खा जाएगा, इसलिए ऐसे हस्बैंड की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं। ब्लैक टाइगर गॉड ये सब देखकर कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा कि ये औरत आखिर है कौन। सिचुएशन इतनी डेंजरस है और ये डीमन गॉड के साथ फ्लर्ट करने लगी है। उसके हिसाब से ग्रैनी सी बिल्कुल भी रिलायबल नहीं लग रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ग्रैनी सी की हर स्माइल और हर बात के पीछे कोई ना कोई हिडन पर्पस छुपा होता है। तभी आसपास का डार्कनेस और भी घना हो गया। पूरा एरिया अंधेरे में डूबने लगा। अचानक उस डार्कनेस के अंदर से फायर लाइट चमकने लगी और धीरे धीरे सबने देखा कि अंधेरे के अंदर से 2 विशाल, भयानक और शार्प हॉर्न्स बाहर निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी एंशिएंट मॉन्स्टर या टेरिफाइंग गॉड का सिर अंधेरे के अंदर से उठ रहा हो। सैक्रिफिशियल ऑल्टर के आसपास इतना गहरा अंधेरा छाया हुआ था जैसे पूरी रात वहीं जम गई हो। सब लोग उस महान रिचुअल को देख रहे थे, लेकिन अगले ही पल उनके सामने जो नजारा आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। अंधेरे के बीच से 2 विशाल हॉर्न धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगे। उन हॉर्न के 9 मोड़ और 18 कर्व इतने बड़े थे कि पूरे क्लाउड लेयर को पार करते हुए दिख रहे थे। उनकी हाइट खुद सैक्रिफिशियल ऑल्टर से कई गुना ज्यादा थी। ब्लैक टाइगर गॉड का चेहरा तुरंत बदल गया। शॉक इतना ज्यादा था कि उसके हैमर सीधे उसके हाथों से गिर गए। जल्दी से उन्हें उठाकर उसने ऊपर देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि जो एग्जिस्टेंस सामने आ रहा था वो कोई आम बीइंग नहीं था। कुछ ही देर बाद उस महान एग्जिस्टेंस का सिर अंधेरे से बाहर निकला। सिर्फ उसका हेड ही दिख रहा था, लेकिन उसके हॉर्न पहले ही स्टार्स के करीब पहुंच चुके थे। ये था अर्थ काउंट का प्रोजेक्शन। उसका टाइगर जैसा भयानक फेस अंधेरे में छुपा हुआ था। सिर्फ उसकी आंखों में जलती हुई घोंसली लाइट्स कभी कभी चमकती थीं और उन्हीं की रोशनी में उसका चेहरा और पूरा ऑल्टर नजर आता था। उसकी प्रेजेंस इतनी टेरिफाइंग थी कि आम लोग उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये असली अर्थ काउंट नहीं था। ये सिर्फ उसकी पावर का प्रोजेक्शन था जो इस वर्ल्ड में भेजा गया ताकि वो ओथ सेरेमनी का विटनेस बन सके। असली अर्थ काउंट इतना विशाल था कि अगर वो खुद इस वर्ल्ड में डिसेंड करता तो पूरी दुनिया उसके वेट को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती।
जब सब लोग उस डिवाइन और टेरिफाइंग सीन को देखकर सन रहते थे, तब एक इंसान था जो बिल्कुल अलग रिएक्शन दे रहा था, और वो था किन्मू। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं। उसने सीधा अर्थ काउंट की तरफ हाथ हिलाना शुरू कर दिया। अर्थ काउंट ने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन किन्मू रुकने वाला नहीं था। उसने और जोर से हाथ हिलाया और चिल्लाकर बोला, मैं यहाँ हूँ अर्थ काउंट, हम पहले भी मिल चुके हैं। मैं किन फेंकिन हूँ, आपने खुद मुझे सील किया था। ये सुनकर आसपास खड़े सब लोगों के चेहरे अजीब हो गए। कोई भी अर्थ काउंट जैसे सुप्रीम एग्जिस्टेंस से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन चिन्मू बिल्कुल पुराने दोस्त की तरह चिल्लाता जा रहा था। अर्थ काउंट फिर भी चुप रहा। चिन्मू ने फिर हाथ हिलाया। इस बार अर्थ काउंट की आंखों के कोने हल्का सा फड़क गए। आखिरकार उसने धीमी और भारी आवाज में जवाब दिया, थोड़ी इज्जत रखो, मुझे परेशान मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। ये सुनकर जे हुआली और क्यू जुई एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिल में शौक की लहर दौड़ गई, क्योंकि अर्थ काउंट ने सिर्फ चिन्मू को पहचाना ही नहीं था, बल्कि उसे जवाब भी दिया था। इसी बीच फू रिलवा और सेंट वुडकटर ने अपनी ओथ कंप्लीट की और अर्थ काउंट के पैक्ट पर साइन कर दिया। सेरेमनी खत्म होते ही अर्थ काउंट की नज़र फिर चिन्मू पर पड़ी, जो अब भी उससे बात करने के लिए उत्सुक खड़ा था। क्यों जुई भी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अर्थ काउंट ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने सिर्फ चिन्मू से कहा, मुसीबत मत खड़ी करो, और इतना कहकर उसका विशाल प्रोजेक्शन धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। उसके हॉर्न सबसे आखिर में गायब हुए। जब अंधेरा पूरी तरह खत्म हुआ, तब आसपास फिर रोशनी लौट आई, लेकिन अब सब लोगों की नज़र सिर्फ एक ही इंसान पर टिक चुकी थी, चिन्मू। सेंट वुडकटर उसे घूर रहा था, फू रिलवा उसे घूर रहा था, क्यू जुई और जे हुआली भी उसे ही देख रहे थे। अर्थ काउंट हमेशा से लाइफ और डेथ का इम्पार्शियल रूलर माना जाता था। वो कभी किसी से पर्सनल रिलेशन नहीं रखता था, लेकिन आज उसने चिन्मू से बात की, और यही बात सबको परेशान कर रही थी। अगर अर्थ काउंट सच में चिन्मू को जानता है, तो क्या वो ओथ और कॉन्ट्रैक्ट में न्यूट्रल रह पाएगा? ये सवाल सबके मन में उठ रहा था। फू रिलवा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता था कि लिटिल फ्रेंड चिन और अर्थ काउंट के बीच इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है। चिन्मू ने अपनी तीनों आंखें बंद कर ली। उसने फू रिलवा की तरफ देखा भी नहीं, बस नाक से आवाज़ निकालते हुए बोला, अगर रिलेशनशिप इतना अच्छा होता तो वो मुझे सील क्यों करता? ये जवाब सुनकर फू रिलवा के दिल का बोझ अचानक हल्का हो गया। उसे तुरंत चिन्मू के गले में लटका हुआ जेड पेंडेंट याद आ गया, और फिर उसके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो गया। समझा, अर्थ काउंट ने खुद इसे सील किया था। उसने मन ही मन सोचा, मतलब उस दिन जब मैंने गलती से सील एक्टिवेट की थी और डीमन किंग रिलीज हो गया था, उसका रीज़न भी वही सील थी। अब उसका डर काफ़ी हद तक खत्म हो चुका था, क्योंकि अगर अर्थ काउंट खुद चिन्मू को सील करके रखता है, तो इसका मतलब चिन्मू भी उसकी नज़र में एक डेंजरस एग्जिस्टेंस है। इसी वक्त नीचे से एक भयानक चीख गुंजी। सब लोग तुरंत चौंक गए। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि ऑल्टर पर मौजूद सभी एक्सपर्ट्स तुरंत नीचे देखने लगे, और जो नज़ारा उन्होंने देखा उसने उन्हें और भी ज्यादा शॉक कर दिया। एक डेविल गॉड जमीन पर गिरा हुआ था। वो अपने पैर पकड़कर दर्द से कराह रहा था। उसके पैरों में एक छोटा सा एम्ब्रॉयडर्ड शू पहना हुआ था। जूता सिर्फ 3 इंच का था, लेकिन उसके अंदर अनेक सिल्वर नीडल्स छुपी हुई थीं। वो नीडल्स उसके फ्लैश और बोन्स को चीरते हुए अंदर घुस चुकी थीं। हर जगह से खून निकल रहा था। डेविल गॉड अपना बॉडी साइज बदलने और छोटा करने की कोशिश कर रहा था, ताकि जूता निकाल सके, लेकिन जितनी बार वो ट्राई करता, उतनी ही ज्यादा उसकी हड्डियां टूटने लगती। अब उसके दोनों पैर लगभग पूरी तरह क्रश हो चुके थे। दर्द इतना ज्यादा था कि उसका चेहरा आंसुओं से भर गया था। थोड़ी दूर ब्लैक टाइगर गॉड और दूसरे डेविल गॉड्स खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की, क्योंकि उनके सामने ग्रैनी सी खड़ी थी, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी प्यारी मुस्कान थी। उसने नरम आवाज में कहा, तुम्हारे पैर की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। फिर उसने और भी शांत तरीके से बोला, जल्दी से पैर काट दो। जब तक नीडल्स तुम्हारे हार्ट, लंग्स या ब्रेन तक पहुंचेंगी, तब बहुत देर हो चुकी होगी। डेविल गॉड का पूरा शरीर कांप गया। उसने दांत भींचकर कहा, तुमने मुझे धोखा दिया था। ग्रैनी सी हैरानी का नाटक करते हुए बोली, मैंने कब धोखा दिया? जूता पहनने की जिद तो तुम खुद कर रहे थे। उसकी बात सुनकर डेविल गॉड लगभग खून थूकने वाला था। ऑल्टर के ऊपर खड़ा फू रिलवा भी ये सब देख रहा था। उसने सेंट वुडकटर की तरफ देखकर मजाक उड़ाया, ये भी तुम्हारी डिसाइपल है क्या? बिल्कुल चिन्मू की तरह पीठ में छुरा घूंपने वाली। सेंट वुडकटर भी थोड़ा हैरान था। उसने सिर हिलाकर कहा, ये मेरी डिसाइपल नहीं है। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, लेकिन इसकी इंटेलिजेंस जरूर मेरे जैसी है। नीचे डेविल गॉड अब भी स्ट्रगल कर रहा था। उसने अपनी वाइटल की को अलग अलग डिवाइन आर्ट्स में बदलकर सिल्वर नीडल्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नीडल्स हेवनली वर्क्स गॉड रेस की अल्टीमेट क्राफ्टमैनशिप से बनी हुई थी, पतली, तेज और बहुत ही डेंजरस। वो उसकी ब्लड वेसल्स में तलवार की तरह दौड़ रही थी। चाहे जितनी भी डिवाइन आर्ट्स यूज कर लो, उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन था। आखिर फू रिलवा ने जोर से आवाज लगाई, मुतलवा, देर मत करो, अगर जिंदा रहना है तो तुरंत दोनों पैर काट दो। डेविल गॉड की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आखिर उसने चीखते हुए अपनी दोनों पिंडियां काट दी। जैसे ही पैर अलग हुए, उनके अंदर से अनेक सिल्वर नीडल्स पानी की धार की तरह बाहर गिरने लगी। ये सीन देखकर फू रिलवा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत पहचान लिया,
ये हेवनली वर्क्स गॉड रेस की फोर्जिंग टेक्निक है और उसके दिमाग में तुरंत वो मिस्टीरियस ओल्ड ब्लैकस्मिथ आ गया जो हमेशा चिन्मू के आसपास नजर आता था। अब उसे सब समझ आ गया था। ग्रैनी सी की नीडल्स उसी ओल्ड ब्लैकस्मिथ की क्रिएशन थी। एक ब्लैकस्मिथ, एक टेलर, एक पेंटर, एक डॉक्टर और इन सब के बीच चिन्मू। फोरिलवा का सिर फिर दर्द करने लगा क्योंकि जितना ज्यादा वो चिन्मू को समझने की कोशिश करता था उतना ही ज्यादा उसे महसूस होता था कि इस यंग लड़के के आसपास छुपे हुए एक्सपर्ट्स और सीक्रेट्स की गहराई का कोई अंत ही नहीं है। मूतुलुआ के जख्मों से निकली सिल्वर नीडल्स पल भर में वापस ग्रैनी सी के एम्ब्रॉयडर्ड शूज के अंदर समा गईं। सबसे हैरानी की बात ये थी कि किसी को समझ ही नहीं आया कि ये खतरनाक नीडल्स असल में छुपी कहाँ थीं। अगले ही पल वो एम्ब्रॉयडर्ड शूज मूतुलुआ के कटे हुए पैरों से अलग हुए और उड़ते हुए सीधे ग्रैनी सी की बास्केट में लौट आए। लेकिन ग्रैनी सी को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उन्होंने अभी अभी एक डेविल गॉड के पैर काट दिए हैं। उन्होंने आराम से कुछ कपड़ा और सोल निकाले और वहीं खड़े खड़े अपने लिए नए एम्ब्रॉयडर्ड शूज बनाना शुरू कर दिया। नए शूज पहनने के बाद उन्होंने संतुष्टि से सिर हिलाया और मूतुलुआ को देखकर बोली कि तुमने मेरे शूज गंदे कर दिए और फिर भी इतना शोर मचा रहे हो। तुम्हारे पैरों की स्किन अभी भी काफी अच्छी है, मैं उससे और भी अच्छे शूज बना सकती हूँ। ये बात सुनकर मूतुलुआ का गुस्सा आसमान छू गया। दर्द की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो जल्दी जल्दी अपने वूंड्स को सील करने लगा ताकि ब्लड लॉस रुक सके। लेकिन ग्रैनी सी की बातों ने उसके दिल में आग लगा दी। उसने गुस्से में उन्हें गाली देने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही उसके मुंह से खून का एक बड़ा फव्वारा निकल पड़ा। दूसरी तरफ फूरिलुओ ने ये सब देखकर भौएं सिकोड़ी और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने साफ कह दिया कि लस्ट के पीछे भागने वाले लोगों के सर पर हमेशा एक डेडली सोड लटकती रहती है और मूतुलुओ के साथ जो हुआ वो उसकी अपनी गलती थी। इसके बाद उसने ज़ेहुआली और बाकी लोगों को तुरंत नीचे जाने का ऑर्डर दिया क्योंकि अर्थ काउंट पैक्ट पर साइन हो चुका था। अब यहाँ रुकना बहुत डेंजरस था। सेंट वुडकटर ने भी किन्मू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, अगला जो होने वाला है वो तुम्हारे लेवल का बैटल नहीं है। ये सुनकर सबके दिल हिल गए। सब जानते थे कि अर्थ काउंट पैक्ट साइन होने के बाद अब किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बची थी। इसका मतलब था कि फूरिलुओ और हेवनली टीचर के बीच एक ऐसी टेरिफाइंग फाइट शुरू होने वाली थी जो पूरी दुनिया को हिला सकती थी। किन्मू, ज़ेहुआली, जीजीवी और बाकी एक्सपर्ट्स ऑल्टर से नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही ज़ेहुआली ने शांत आवाज में कहा कि पिछली बार वो किन्मू और जीजीवी दोनों से हार गया था और वो इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो दोबारा चैलेंज करना चाहता है। किन्मू तुरंत हंस पड़ा और बोला कि पिछली बार उसकी जीत सिर्फ लक थी, शायद इस बार वो इतना लकी ना हो। लेकिन जीजीवी की नज़र किसी और चीज़ पर थी। उसने किन्मू को गौर से देखते हुए पूछा कि तुम अर्थ काउंट को इतना अच्छा कैसे जानते हो? तुम किसी सील के बारे में बात कर रहे थे, आखिर वो सील क्या है? ये सवाल सुनते ही किन्मू का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसका हाथ अनजाने में उस जेड पेंडेंट की तरफ चला गया जो उसकी चेस्ट के पास था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और हाथ नीचे कर लिया। फिर वो हंसकर बोला, कौन सी सील? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। जीजीवी ने उसकी तरफ देखा और सीधा मजाक उड़ा दिया। उसे पता था कि किन्मू झूठ बोल रहा था। तीनों ऑल्टर की सीढ़ियों से एक साथ नीचे उतरने लगे, लेकिन कोई भी अपनी पीठ दूसरे की तरफ करने को तैयार नहीं था। हर किसी को डर था कि कहीं कोई अचानक अटैक ना कर दे। किन्मू ने ये देखकर अंदर ही अंदर सांस भरी। उसने सोचा कि इन दोनों ने पिछली बार की गलतियों से सीख लिया है। मैंने इन्हें पहले इतनी बार ट्रिक किया है कि अब इनके साथ कोई नई चाल चलना मुश्किल हो गया है। इसी वक्त ब्लैक टाइगर गॉड ने किन्मू के चेहरे की तरफ देखा और हंस पड़ा। उसने कहा कि छोटे भाई, तुम्हारा चेहरा फिर बदल गया है, ध्यान रखना कहीं इसका असर तुम्हारे डाउहार्ट पर न पड़े। उसके बाद उसने सबको जल्दी चलने को कहा क्योंकि उसके मास्टर और फूरिलुओ के बीच जो बैटल होने वाली थी उसके शॉकवेव्स में फंसना किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। लेकिन मूतुलुओ अभी भी वहीं खड़ा था। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें बह रही थीं। दर्द इतना ज्यादा था कि सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसने ठंडी आवाज में कहा कि जिस वुमन ने उसके पैर काट दिए हैं, अगर वो उससे बदला नहीं लेगा तो अपने क्लैन के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। किन्मू ने ये सुना और तुरंत बोल पड़ा। उसने कहा कि सीनियर, मेरी मेडिकल स्किल्स बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके पैर दोबारा जोड़ सकता हूँ। सब लोग एक पल के लिए रुक गए, लेकिन किन्मू यहीं नहीं रुका। उसने बड़े सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि आप बस यहाँ मौजूद लोगों में से जिसकी पैर पसंद करें उसके पैर काट लीजिए। मैं तुरंत ऑपरेशन करके आपके बॉडी से अटैच कर दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आप फिर से दौड़ने और कूदने लगेंगे। ये सुनकर आसपास खड़े सब एक्सपर्ट्स के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। सब ने बिना सोचे एक कदम पीछे ले लिया। किसी को भी अपने पैर गंवाने का शौक नहीं था।
मूतुलो ने दर्द के बावजूद जोर से हंसी निकाली। उसने कहा कि छोटे बदमाश, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर भरोसा करूंगा? अगर मैं किसी के पैर काट भी दूं तो तुम ऑपरेशन के नाम पर मुझे पॉइजन देकर मार दोगे। किन्मू ने सिर खुजलाया और उदासी भरी आवाज में बोला कि एक हीलर हमेशा अपने पेशेंट्स के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसे अपने पेरेंट्स के साथ करता है। मूतुलो ने तुरंत चीखकर उसे चुप करा दिया। किन्मू ने गहरी सांस ली और दुख भरे एक्सप्रेशन के साथ बोला कि दुनिया समझती ही नहीं है कि मैं कितना काइंड हार्टेड हूँ। फिर उसने मूतुलुओं को देखकर कहा कि मुझे पता है आप बहुत नोबल हैं और अपनी क्लैन मेंबर्स के पैर नहीं काटेंगे, लेकिन जीजुई तो आपके क्लैन का नहीं है, आप उसके पैर काट सकते हैं। ये बात सुनते ही जीजुई के चेहरे का रंग बदल गया। उसके पैर तुरंत तन गए। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा कि ब्रदर चिन, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ। इसके बाद ब्लैक टाइगर गॉड और ग्रैनी सी सबसे पहले आगे बढ़े। चिनमू भी तुरंत उनके पीछे चल दिया। लेकिन जाते जाते मूतुलुओं ने एक बार जीजुई के पैरों की तरफ देखा। बस एक नज़र ही काफ़ी थी। जीजुई के पूरे शरीर में सर्दी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत याद दिलाया कि वो अपर वर्ल्ड से आया है और मूतुलुओ उसे आसानी से ऑफेंड नहीं कर सकता। साथ ही उसने वार्निंग दी कि चिनमू सिर्फ मेडिसिन में ही नहीं बल्कि पॉइजन में भी मास्टर है। अगर तुमने उस पर भरोसा किया तो तुम्हारी मौत पक्की है। मूतुलुओ ने उसकी बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने डेविल क्लाउड्स को कंट्रोल किया और यूलोशा के पीछे चल पड़ा। साथ ही उसने ठंडी हंसी के साथ कहा कि स्नेक वुमन, तुम सोच रही हो कि आज यहाँ से बचकर निकल जाओगी? ये हेवनली टीचर और राइटियस किंग के डिसाइपल की बैटल ही नहीं है, हमारी बैटल भी अभी बाकी है। ये सुनकर ग्रैनी सी रुक गई। उन्होंने धीरे से मुड़कर मूतुलुओं की तरफ देखा। अगला पल सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। ग्रैनी सी के चेहरे पर एक चमकदार और बेहद खूबसूरत स्माइल उभर आई और उस स्माइल को देखते ही मूतुलुओ बिल्कुल खो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी भर गई। उसने जोर से हंसकर कहा कि तुम कितनी भी डेंजरस क्यों ना हो, कितनी भी पॉइजनस क्यों ना हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा और तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। लेकिन उसके पास खड़ी यूलोशा का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने दबी हुई आवाज में कहा कि मूतुलुओ, तुम्हारे दिल में अभी भी सॉफ्टनेस बाकी है। तुम उसे मारना नहीं चाहते, लेकिन वो तुम्हें मारने में एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाएगी। मूतुलुओ ने धीरे से सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अब भी ग्रैनी सी की स्माइल घूम रही थी। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा कि वो मुझे नहीं मारेगी। जब उसने अभी मेरी तरफ देखकर स्माइल की थी, तब मैंने उस स्माइल के अंदर अप्रिसिएशन की एक झलक देखी थी। और यही सोचकर मूतुलुओ खुश हो रहा था, जबकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस वुमेन पर वो मोहित हो चुका है। ये देखते ही यूलोशा की आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट चमक उठी। उसने सीधा मूतुलुओ को देखते हुए कहा कि उसका डाउ हार्ट पहले ही इस मिस्टीरियस वुमन के इन्फ्लुएंस में आ चुका है और अगर वो अभी भी नहीं जागा तो बहुत देर हो जाएगी। उसके हिसाब से सबसे पहले उस वुमन को ख़त्म करना ज़रूरी था, जबकि मूतुलुओ ब्लैक टाइगर गॉड को संभाल सकता था। लेकिन मूतुलुओ के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। उसे पता था कि उसके पैर काट दिए गए थे, उसे पता था कि उसके साथ चाल चली गई थी, फिर भी उसके दिल में उस वुमन के लिए नफरत का एक टुकड़ा तक पैदा नहीं हो रहा था। ये सिचुएशन इतनी डेंजरस थी कि खुद मूतुलुओ भी डर गया। हर बार जब वो उस वुमन को देखता, उसकी हर मुस्कान, हर नज़र और हर एक्सप्रेशन सीधा उसके डाउ हार्ट पर असर करता। ऐसा लग रहा था जैसे उस वुमन ने उसके दिल के अंदर अपनी जगह बना ली हो और धीरे धीरे उसके इमोशंस को कंट्रोल कर रही हो। इसी वजह से मूतुलुओ ने मजबूरी में यूलोशा की बात मान ली, लेकिन उसने एक कंडीशन रख दी। उसने कहा कि चाहे जो हो जाए, उस वुमन को मारना मत। उसे हरा सकते हो, उसे रोक सकते हो, लेकिन उसकी जान नहीं लेनी। ये बात सुनकर यूलोशा की दांत कस गए। उसे समझ आ गया कि मूतुलुओ का डाउ हार्ट सच में इन्फ्लुएंस हो चुका है। इसी दौरान चिनमू चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स का हार्ट डेविल था? क्या ग्रैनी सी ने किसी वक्त मूतुलुओ के डाउ हार्ट में एक इनविजिबल हार्ट डेविल छोड़ दिया था? अगर ऐसा था तो ग्रैनी सी की टेक्निक्स वाकई टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच चुकी थी। सब लोग हजारों ली का सफर तय करते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद ब्लैक टाइगर गॉड अचानक रुक गया। उसने आसपास नजर डाली और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। उनके सामने एक ऐसा एरिया था जहां अपोकलिप्स जैसी डिस्ट्रक्शन फैली हुई थी। अर्थ, वाटर, विंड और फायर की पावर्स हर जगह बिखरी हुई थी। दूर एक जाइगेंटिक ब्लैक मीटियोर पड़ा हुआ था जो आधा जमीन के अंदर धंसा हुआ था। उसका साइज इतना बड़ा था कि वो आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर रहा था। ब्लैक टाइगर गॉड हंस पड़ा और बोला कि यही जगह परफेक्ट है।
चाहे उनकी कॉप्सेस यहाँ दफन हो या डेविल रेस के एक्सपर्ट्स की। दोनों सिचुएशंस में ये एक शानदार फेंगशुई लैंड साबित होगी। उसने चिन्मू और बाकी जूनियर्स को मीटियोर के पास जाने को कहा ताकि गॉड लेवल बैटल के शॉकवेव्स उन तक ना पहुंच सके। यूलोशा और मुतुलुओ बिना डरे आगे बढ़े। यूलोशा ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया कि यहाँ दफन होने वाली कॉप्सेस उनकी नहीं बल्कि ब्लैक टाइगर गॉड और उसके साथियों की होंगी। इसके बाद ग्रैनी सी ने चिन्मू को अलग से वार्निंग दी। उसने याद दिलाया कि चिन्मू की थर्ड आई अभी भी एक्टिव है और उसका केयरलेस यूज नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि गोल्डन विलो लीव से उसे कवर करके रखो, लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल के बाहर चली जाए तब उस पावर को रिलीज करने में हिचकिचाना मत। किन्मू मुस्कुरा दिया और बोला कि वो सिर्फ कुछ सीनियर ब्रदर से बात करने जा रहा है, कोई डेंजर नहीं है। लेकिन ग्रैनी सी इतनी आसानी से सेटिस्फाई होने वाली नहीं थी। उसने खास तौर पर ची ज्यूई से सावधान रहने को कहा। उसके डिवाइन आर्ट्स बहुत पावरफुल थे और अगर उसे प्रिपरेशन का टाइम मिल गया तो वो किसी के लिए भी नाइटमेयर बन सकता था। ग्रैनी सी ने यह भी नोटिस कर लिया था कि ची ज्यूई बार बार किन्मू के चेस्ट एरिया को देख रहा था, मतलब उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। किन्मू ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सिर हिला दिया और मीटियोर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, ची ज्यूई उसके साथ आ मिला। उसने कैजुअल टोन में कहा कि उसने ग्रैनी सी की सारी बातें सुन ली हैं। अगर किन्मू सोच रहा है कि वो अचानक अटैक करके उसे खत्म कर देगा तो ये इतना आसान नहीं होगा। किन्मू तुरंत इनोसेंट बन गया। उसने कहा कि वो तो सिर्फ कल्चर और फिलॉसफी पर बात करना चाहता है, ना अटैक की बात है और ना ही किसी ट्रैप की। उनके बाजू में शेख वाली अपनी डेमन नाइफ लेकर चल रहा था। उसके हर कदम में एक अजीब रिदम थी। उसने सीधा कह दिया कि पिछली बार किन्मू और चीजुई ने मिलकर उसे हराया था और वो अभी तक उस डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, इसीलिए आज वो फिर से अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता है। किन्मू हंसा और बोला कि इतनी जल्दी फाइट करने की क्या जरूरत है, सब लोग साथ चलकर बात कर सकते हैं। पीछे 2 और डेविल डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स चल रहे थे। उन्होंने भी सोचा कि शायद ये लोग सच में डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो भी उनके साथ हो लिए। लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा था। किन्मू, शेहुआली और ची ज्यूई के बीच इनविजिबल बैटल शुरू हो चुकी थी। तीनों की ची एक्टिविटी एक दूसरे से टकरा रही थी। उनके कदम देखने में नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन हर मूवमेंट के अंदर काउंटलेस किलिंग मूव्स छुपे हुए थे। हर सांस, हर जेस्चर और हर स्टेप में डिवाइन आर्ट्स की थ्योरी और अटैक पैटर्न्स मिक्स थे। बाहर से देखने पर लगता था जैसे 2 दोस्त आराम से चल रहे हैं, लेकिन असल में उनके बीच लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल चल रही थी। जो 2 डेविल प्रैक्टिशनर्स उनके पीछे चल रहे थे, वो इस इनविजिबल बैटलफील्ड में फंस गए। शुरू में उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ माइल्स चलने के बाद उनके कदम लड़खड़ाने लगे, उनकी ब्रीडिंग बिगड़ने लगी, उनके चेहरे लाल पड़ गए। फिर कुछ और माइल्स चलने के बाद उन्होंने खून की उल्टी करनी शुरू कर दी। फिर भी वो तीनों के प्रेशर से बाहर नहीं निकल पाए और जब कुछ और डिस्टेंस तय हुआ तब पहले प्रैक्टिशनर की लिमिट टूट गई। उसका स्पिरिट इग्नाइट हो गया, उसका पूरा बॉडी फायरमैन की तरह जलने लगा। एक आखिरी सांस के साथ वो गिरा और कुछ ही सेकंड्स में ह्यूमन शेप चारकोल बन गया। दूसरा प्रैक्टिशनर और ज्यादा देर नहीं टिक सका, उसके पैर टूट गए, वो जमीन पर गिरा और अगले ही पल उसका सिर धमाके के साथ फट गया। उसकी सोल 2 टुकड़ों में बट गई और उसकी डेथ वहीं हो गई। किन्मू के होंठों पर हल्की सी स्माइल उभर आई। उसने शांत आवाज में कहा कि अब उनके बीच बात करने के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं बचा। ये सुनकर शेहुआली और ची ज्यूई दोनों के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उन्हें समझ आ गया था कि किन्मू ने कितनी चालाकी से उन 2 प्रैक्टिशनर्स को इनविजिबल बैटलफील्ड में घसीटकर मार दिया। अगर वो दोनों मिलकर किन्मू के खिलाफ कोऑपरेट करते तो शायद किन्मू का प्लान फेल हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शेहुआली और ची ज्यूई खुद भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। इसी वीकनेस का फायदा किन्मू ने उठाया था। ची ज्यूई ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि किन्मू बहुत डेंजरस इंसान है। बाहर से दोस्ती की बात करता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर कदम पर ट्रैप बिछा देता है। लेकिन अगर वो उन दोनों को भी इसी तरह मारना चाहता है तो उसे 1-2 साल तक लगातार चलना पड़ेगा। बातों बातों में तीनों जायंट मीटियोर के बिल्कुल पास पहुंच गए। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कम्प्लीटली डिफरेंट था। नॉर्मल लोग शायद यहाँ खड़े भी न रह पाते, लेकिन किन्मू, शेहुआली और ची ज्यूई जैसे जीनियसेस के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने एक साथ कदम बढ़ाया और उस जाइगेंटिक ब्लैक स्फीयर पर चढ़ गए और तब उनके सामने जो सीन आया उसे देखकर तीनों भी कुछ पल के लिए स्टन रह गए। उस ब्लैक मीटियोर के ऊपर लोफू हेवन सीधा खड़ा हुआ था, जैसे कोई अनइमेजिनेबली ह्यूज वॉल आसमान तक उठ गई हो। उसकी हाइट, विड्थ और थिकनेस इतनी मैसिव थी कि उसका अंत नजर ही नहीं आ रहा था। ये एक ऐसा अनबिलीवेबल स्पेक्टिकल था जो किसी नॉर्मल इंसान की इमेजिनेशन से बाहर था। और इसी मिस्टीरियस लोफू हेवन के सामने खड़े होकर किन्मू और बाकी जीनियसेस को एहसास हुआ कि शायद उनके सामने अब एक और भी बड़ा सीक्रेट खुलने वाला है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं सोल लैंड 2 के नए नॉवल एक्सप्लेन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।